बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है और जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम अकाउंटिंग की बेसिक जो टर्म्स हैं, इनके जो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके बारे में इंशाल्लाह जो है वो बात करेंगे। ये एक सीरीज़ है जो कि हम चला रहे हैं जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आपको जो इसके रेलिवेंट वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो बिज़नेस एक्चुअली होता क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि बिज़नेस जो है उसको करने का एक ही मकसद होता है, मुनाफा हासिल करना। तो याद रखिएगा कि तमाम वो एक्टिविटीज़ जिनको करने का मकसद जो है मुनाफा कमाना हो वो बिज़नेस कहलाती हैं। तमाम लीगल और रेगुलर एक्टिविटीज़ जिनको करने का मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो वो हमारा बिज़नेस कहलाता है। उसमें आप बेशक गुड सेल करके प्रॉफिट अर्न करें या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करें, उसको हम बिज़नेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें डेफिनेशन है वो बुक कीपिंग की है। देखिए, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, कह लें अकाउंटिंग एक छोटी सी शाख है, एक हिस्सा है अकाउंटिंग का। देखिए, इसकी डेफिनेशन है एक्ट ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अ बिजनेस। इसमें हम सिर्फ जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग की हद तक जो है उसको हम नाम देते हैं बुक कीपिंग का। और बुक कीपर वो शख्स होता है जो अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को, इनके बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को सिर्फ रिकॉर्ड करता है, उसको आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करता, उसको हम बुक कीपर कहते हैं। तो बुक कीपिंग ऐसा एक्ट है जो कि अकाउंटिंग की, इनके बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है बुक वैल्यू की। बेसिकली बुक वैल्यू किसी भी एसेट या किसी भी आइटम की हो सकती है। उसने लिखा था नेट अमाउंट ओरिजिनल वैल्यू प्लस और माइनस एनी एडजस्टमेंट सच एज डेप्रिसिएशन शोड इन दी अकाउंट्स। इनके अकाउंट्स के अंदर हमारे किसी भी एसेट की या किसी भी और चीज़ की जो वैल्यू है जो हमारी बुक्स के अंदर शो हो रही है उसको हम बेसिकली बुक वैल्यू का नाम देते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई एसेट आपने परचेज़ किया था 1 लाख रुपए का, अब उसको 1 साल गुजर चुका है और आपने इसकी 20% डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, यानी 20,000 आपने उसमें से माइनस करना है। तो 1 लाख में से 20,000 जब माइनस होगा तो वो 80,000 बच जाएगा। तो आपकी बुक्स में उसकी जो वैल्यू है वो 80,000 होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर बेसिकली हम इसको अकाउंटिंग पीरियड भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा एक पीरियड होता है जिसके दौरान एक जो एंटिटी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, वो अपना अकाउंटिंग साइकिल मुकम्मल करती है, यानी कि अपना प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट करती है उस पीरियड के बाद। वो जो है वो 1 साल भी हो सकता है, वो 6 माह भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फिस्कल ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज़ काम कर रही हैं ज़्यादातर, उनका भी जो ईयर है जिसको कैलेंडर ईयर वो कहते हैं, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 30 जून को ख़त्म होता है। लेकिन जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका साल में 2 दफ़ा अकाउंट्स हैं क्लोज़ होते हैं। उनका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 30 जून और फिर 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को क्लोज़ होता है। तो ये वो पीरियड है, वो अरसा दौरानिया होता है जो कि फॉलो किया जाता है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए किसी भी बिज़नेस के। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है? 2 लोगों के दरमियान गुड्स एंड सर्विसेज का तबादला जो है उसको हम ट्रांजैक्शन या बिज़नेस ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जर्नल की तरफ। जो लोग अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं वो तो इस चीज़ से वाकिफ़ ही हैं कि जितनी भी हम एंट्रीज पास करते हैं वो जर्नल के अंदर पास की जाती हैं। जर्नल एक बुक ऑफ रीजनल एंट्री है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी एंट्रीज़ को पास करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मुराद क्या है? डेट वाइज, यानी कि हम अपनी डेट्स के मुताबिक जिस तरह हमारी ट्रांजैक्शंस होती जाती हैं हम उनको जर्नल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जर्नल एंट्री है। रिकॉर्ड करने के अमल को बेसिकली कोई भी जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल के अंदर उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। एक इसके साथ ही एक और भी टर्म यूज़ होती है जर्नलाइजिंग की, वो मैं यहाँ नहीं लिख सका। जर्नलाइजिंग बेसिकली द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एन एंट्री इनटू अ जर्नल इज कॉल्ड
जर्नलाइजिंग, यानी कि किसी भी एंट्री को जर्नल में दर्ज करने के अमल को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। और जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको हम जर्नल एंट्री, यानी कि जो हम एक्चुअल में पास कर रहे होते हैं वो जर्नल एंट्री कहलाती है। और इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, नरेशन भी एक एंट्री का हिस्सा होती है, जो कि एक्सप्लेनेशन दी जाती है हर एंट्री के नीचे, उसको हम नरेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जर्नल के बाद आ जाता है लेजर। देखिए लेजर जो है वो एक समरी होती है तमाम ट्रांजैक्शंस की, किसी खास शख्स के हवाले से, किसी एक्सपेंस, किसी एसेट, किसी लाइबिलिटी, किसी इनकम, यानी कि किसी भी चीज़ का हर जो हमारे पास हेड होता है, हर हमारे पास जो अकाउंट यूज़ होते हैं जर्नल के अंदर, उसका एक सबका अलग से जो है वो एक अकाउंट बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है। उसके अंदर तमाम जो ट्रांजैक्शन उसके रेलिवेंट होती हैं वो पास की जाती हैं। अगर हम अली का अकाउंट बना लें तो अली के रेलिवेंट जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो उसके अकाउंट के अंदर लिखी जाएंगी, उस लेजर के अंदर जो है वो पोस्ट की जाएंगी। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस है, जो अकाउंट के जो बैलेंसेस बचते हैं लेजर बनाने के बाद, जो हमारे पास बैलेंसेस आते हैं उन तमाम बैलेंसेस को जो है वो हम ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं। जो डेबिट बैलेंसेस है वो डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं, जो क्रेडिट बैलेंसेस है वो क्रेडिट साइड पर लिखे जाते हैं। और जो ट्रायल बैलेंस है बेसिकली एक ऐसा एक हमारे पास जो है वो एक डिवाइस है जिसे हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो अपनी एंट्रीज पास की हैं क्या वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। बेसिकली एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने से पहले प्रिपेयर किया जाता है, ताकि अगर कोई गलती है तो उसका अजाला जो है वो अब पहले ही किया जा सके। उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू है। मैं पिछली वीडियो में भी रेवेन्यू के बारे में बता चुका हूँ कि गुड्स या सर्विसेज को सेल करने से हमारे पास जो इनकम आती है, जो हमारे पास आमदनी आती है, उसको हम रेवेन्यू का नाम देते हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होती है कि जिस वक्त आप रेवेन्यू अर्न कर लेंगे उस वक्त आपका वो रेवेन्यू कहलाएगा। उसमें कैश के रिसीव होने या ना होने का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर दें। उसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट जो है बेसिकली एक डबल एंट्री सिस्टम की एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं, और इसको बनाने का मकसद होता है फाइनेंशियल पोजीशन को मालूम करना कि हमारा जो बिज़नेस है उसकी इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी आपने ये जहन में रखनी है कि ये डबल एंट्री सिस्टम में बनाई जाने वाली एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हम किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मालूम कर सकते हैं। ये सिंपल सी जो है वो मैंने आपको एक डेफिनेशन जो है इसकी बैलेंस शीट की बनाई है, ये आप अपने जहन में रखिएगा। यानी कि एक ऐसी डिवाइस है बैलेंस शीट जिससे हम एक नज़र में बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैपिटल बेसिकली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, जो कि ओनर जो है बिज़नेस का वो करता है, उसको हम जो है वो कैपिटल का नाम देते हैं। वो बेशक कैश की सूरत में कारोबार में लगाया जाए या किसी भी और फॉर्म में लगाया जाए, उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। उसके बाद डेटर्स और क्रेडिटर्स या अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल भी इसको कहा जाता है। डेटर्स वो शख्स है, देखिए अ डेटर इज़ अ पर्सन हु ओज मनी, द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिज इज़ कॉल्ड डेट। यानी कि हमने अगर किसी शख्स से पैसे लेने हैं तो हमारे लिहाज से वो शख्स हमारा जो है वो क्या होगा, वो डेटर होगा, क्योंकि हमने उससे पैसे रिसीव करने बाकी हैं, लेने बाकी हैं, तो वो हमारा डेटर कहलाएगा। क्रेडिटर वो शख्स होता है जिसको हमने अदायगी करनी है, जिससे हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की हुई हैं उधार पर और हमने उसको भी अदायगी करनी है, तो वो हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। तो उसके बाद हमारे पास एक है डेफिनेशन क्रेडिट की, एन एंट्री ऑन द राइट साइड ऑफ द लेजर। लेजर की राइट साइड पर जो एंट्री होती है उसको हम क्रेडिट कहते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पर होती है उसको हम डेबिट का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स। बेसिकली इसका दूसरा नाम मर्चेंडाइज भी इसको कहा जाता है। तमाम वो आइटम जिसका हम कारोबार करते हैं उसको गुड्स या मर्चेंडाइज कहते हैं। अगर एक शख्स कारों का कारोबार कर रहा है तो कार उसके लिए गुड्स या मर्चेंडाइज होगी। अगर एक शख्स बुक्स का कारोबार कर रहा है तो उसके लिए बुक्स जो है वो मर्चेंडाइज कहलाएगी। अगर एक शख्स कपड़े का कारोबार कर रहा है तो उसके लिए जो कपड़ा होगा वो गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाएंगी। उसके बाद हम डेफिनेशन देख लेते हैं एसेट की। देखिए एसेट की डेफिनेशन लिखी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन और कंट्रोल बाय अ पर्सन और कंपनी। किसी भी बिज़नेस की ओनरशिप में तमाम वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसका फ्यूचर में उसको फ़ायदा हासिल होगा वो एसेट कहलाते हैं। जैसे कि हमने इसकी टाइप्स देख लें, अगर फिक्स एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, इसी तरह हम कह लेते हैं उनको टेंजिबल और इंटेंजिबल, डिफरेंट इसकी टाइप्स हो सकती हैं। लेकिन एसेट्स जो हैं बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिनका हम फ्यूचर में बेनिफिट हासिल करते हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कैश एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें हैं। नेट एसेट्स, द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है वो बेसिकली हमारा नेट एसेट कहलाते हैं।
लिक्विडिटी क्या होती है? द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश और एबिलिटी, यानी कि हम अपने डेट्स को पे करने के लिए अगर हमारे पास कैश मौजूद है, इनफ कैश मौजूद है अपने डेट्स को पे करने के लिए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो लिक्विड हालत में है, हमारी लिक्विडिटी बेहतर है। उसके बाद एक डेफिनेशन लिखी गई है गुडविल की। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस तो मौजूद नहीं है, लेकिन गुडविल हमारा एक नाम है, एक अच्छा नाम है जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस को एक एज हासिल होता है, एक फ़ायदा हासिल होता है, उसको हम जो है बेसिकली गुडविल का नाम देते हैं। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, ऐसे एसेट्स जिनका फ़ायदा एक साल के अंदर अंदर नॉर्मली हासिल कर लिया जाएगा, या ऐसे एसेट्स जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन एसेट्स को हम करंट एसेट्स का नाम देते हैं। और इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको हमने 1 ईयर पीरियड के अंदर अंदर जो है वो पे करना होता है। शॉर्ट टर्म जो हमारे कर्ज़े हैं, शॉर्ट टर्म जो हमने किसी से कोई उधार पर चीज़ें खरीदी, उनके पैसे देने हैं, ये तमाम तरह जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। ड्राइंग्स कैपिटल का रिवर्स होता है, ऑपोजिट होता है कि कारोबार में से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो ऑनर अपने पैसा ले जाता है उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। और बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स एक्चुअल में वो पैसे हैं जो कि अब हमें वापस नहीं मिलेंगे, जो हमने अपने डेटर्स से रिकवरी करनी थी, पैसे लेने थे, कर्ज़ा हमने उनको दिया हुआ है, उनसे वापस लेना था, लेकिन अब हमें कंफर्म हो चुका है कि वो हमें कर्ज़ा जो है वो किसी भी वजह से वापस नहीं करेंगे, तो उसको हम जो है बेसिकली कहते हैं बैड डेट्स। इसको बुक डेट्स भी कहा जाता है और बैड डेट्स भी। लॉस बेसिकली एक ऐसा एक्सपेंडिचर है विदाउट एनी बेनिफिट टू दी कंसर्न, यानी कि इस एक्सपेंस वो होता है जिसको हम एक्सपेंस, यानी कि हमको अगर कोई एक्सपेंस बेसिकली मुराद ये है कि उसका कोई बेनिफिट हासिल करें, एक्सपेंस तब वो कहलाएगा। जैसे अगर हमने एक सैलरी पे की है तो हमने उस जिस पर्सन को सैलरी पे की है उससे हमने कोई काम भी लिया है, उससे एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन अगर फ़ायदे के बगैर हमें कोई एक्सपेंस करना पड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? लॉस। इनकी आग लगी खुदा न खासा किसी चीज़ को, तो वो हमारा लॉस कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इनकम है। इट इज़ एन इनफ्लो ऑफ एसेट्स विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन दी ऑनर्स इक्विटी। इनकम क्या है कि हमारे एसेट्स में इजाफा होना, यानी कि जिस तरह हम रेवेन्यू के बारे में पढ़ के आए हैं, अगर हमारे पास जो है वो हमारे रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर हमारे कम है, तो उससे हमें इनकम होगी जिससे हमारे प्रॉफिट में इजाफा होगा और हमारी ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ कर जाएगी। इसी तरह एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर बेसिकली ये होता है, देखें एक्सपेंस में और एक्सपेंडिचर में ये डिफरेंस है। एक्सपेंस जो है वो एक रूटीन का खर्चे जो है उनको हम बोलते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर बड़े अखराजात को बोला जाता है। नॉर्मली जैसे कोई फिक्स एसेट वगैरह परचेज़ किया तो उसको हम एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं कि ये हमने एक्सपेंडिचर किया है। एक्सपेंस जो है उसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, थोड़े अरसे के लिए होता है। जो रूटीन में हम एक्सपेंसेस करते हैं उनको हम एक्सपेंस कहते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा एक्सपेंस में और एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट है टर्नओवर। टर्नओवर बेसिकली टोटल सेल्स कहलाती है। एक साल एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान की जाने वाली टोटल सेल्स, बेशक वो कैश पर हों या क्रेडिट पर हों, उन ओवरऑल जो सेल्स हैं उनको हम बेसिकली टर्नओवर का नाम देते हैं। नेटवर्थ, बेसिकली नेटवर्थ जो है ये कैपिटल का ही दूसरा नाम है। अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो हमारे पास जो ओनर्स इक्विटी बचेगी या हमारे पास जो कैपिटल की अमाउंट बचेगी, इसको हम नेटवर्थ का मेथड या नेटवर्थ जो है वो क्या बोलते हैं। गैप बेसिकली क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग को स्टडी करते हुए या प्रैक्टिस करते हुए। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो दो तरह की हैं, ये कल भी मैंने वीडियो में बात की थी। एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और एक अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, और तीसरा भी इसमें नॉर्मली फॉलो किया जाता है, इसको मिक्स बेसिस भी कहते हैं। लेकिन बेसिकली जो है वो दो ही फॉलो की जाती हैं, कैश बेसिस और दूसरी अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में हम तब एंट्री अपने अकाउंट्स में करते हैं जब कोई कैश रिसीव होगा या जब कोई कैश अदा किया जाएगा, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं उनको बिल्कुल भी इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दूसरी जो बेसिस है वो है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस में हम तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं, आइदर वो कैश पर हों या फिर वो क्रेडिट पर हों। पैसे हमने लिए हैं या नहीं लिए, दिए हैं या नहीं दिए, हमने एंट्री जो है वो बुक्स के अंदर पास करनी है। लेट्स सपोज हमने उधार पर अगर चीज़ें सेल की हैं तो उसकी एंट्री हम जो है वो पास अपने पास करेंगे, तो इसको हम अक्रूवल बेसिस कहते हैं। तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, बेशक कैश रिसीव हो या पे हो या ना हो। मिक्स्ड बेसिस में हम कम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस दोनों को ही जो है वो यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंस का जो टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे, फाइनेंस की कुछ टर्म्स हैं उस पर बात करेंगे, ख़ास तौर पर इंटरेस्ट की कौन सी टाइप्स हैं, एन्युटी क्या होती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।